एक ऐसी महिला जो खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है, पर दूसरों के लिए लड़ना उन्होंने नहीं छोड़ा। जिनको अपनों ने ठुकराया, उनको राधा माँ ने अपनाया। कुछ ऐसे ही प्रेरणा से भरी कहानियों के साथ मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बदलाव के नायक की इस खास कड़ी में। आज की कड़ी में पहली कहानी है राधा माँ की, जो भले ही अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाई, लेकिन अपने काम के बदौलत वो केरला वालों की अम्मा ज़रूर बन गई। हमें जैसे ही इनके बारे में पता चला, हमने फैसला किया कि हम इनकी कहानी आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। राधा माँ की कहानी और उनका काम किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कहने वालों ने सही कहा है कि जिनको कुछ कर गुजरना है वो हर परीक्षा के लिए खड़े होते हैं। तभी तो राधा माँ के काम को कैंसर जैसी बीमारी भी डिगा नहीं पाई और वो अपने हिम्मत पर आज भी अडिग हैं। ये है केरल के एर्नाकुलम से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक प्यारा सा छोटा संसार। यहाँ 40 से ज्यादा बच्चे एक छत के नीचे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये सब अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तीज त्योहार भी उसी सौहार्द और अपनेपन से मनाते हैं। ये बच्चे न सिर्फ अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक भी रखते हैं। इन दृश्यों को देखने पर आपके लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि एक अनाथ आश्रम है, जहाँ पर ज्यादातर बच्चों के माता पिता का पता नहीं है, लेकिन इन सब की एक माँ है और वो है राधा माँ, यानी राधा मेनन। बच्चे भी राधा अम्मा को माँ से बढ़कर प्यार करते हैं। राधा मेनन गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन में यकीन करती हैं। उम्र के इस पड़ाव और खराब सेहत के बावजूद लगातार इन बच्चों की देखभाल में लगी रहती हैं। This firm is Santwanam Home, Santwanam Charitable Society. Not an orphanage, it's my home, it's my children. They are fatherless children, only they have mother. That is me. Then I started this firm 1919, 22 years over, going to over. Now I started this home for mentally challenged children. I started this firm. Firstly, I met one family, they have 5 children, all are mentally challenged children. They died all, 3 already died because of starvation. So I took them, I started a home for them only. Then through media, I got 18 children, starting time, 18 children. Mentally challenged children, visually challenged, then physically challenged. For them only my life was going on. After that, in between, I got children, normal children, aged people, men and women. Then I separated them. Now 3 homes are there. One for children, one for aged mother, one for aged men. राधा मेनन स्वयं तो भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती हैं। गीता के एक एक श्लोक को अपने जीवन में उतारा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए हर धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इनके इस अनाथ आश्रम में फिलहाल 35 से अधिक बच्चियां रहती हैं। 70 से 80 बच्चियां यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और फैशन डिजाइनर बन चुकी हैं। कुछ ने अपना घर बसा लिया है, बाकी बच्चियां भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही हैं।
कुछ बच्चियां मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रही हैं, तो किसी की आंखों में फैशन डिजाइनर बनने का सपना है। I am coming from this home 6 years. This home is very nice. It is not an orphanage. This feeling, it is an home. I have the children have always in her amma. It is always in your mother, and she is very caring for the all children. And future building is very supported and caring mom. I am currently for NEET entrance coaching. My future plan is I will become a good doctor, become a oncologist. राधा अम्मा लंबे समय से इन बच्चों की देखभाल में समर्पित हैं। कोविड महामारी में किसी के स्कूल का नुकसान न हो, इसलिए हर बच्ची के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा है। We are studying a student as a lawyer. We have 3 engineering students. We have a nursing staff here. We have a student. She passed nursing and still he works as a nurse in Qatar. इन बच्चों से बात करके कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बच्चे समाज और भगवान के अन्याय का शिकार हैं। इनके चेहरों पर दिख रही ये मुस्कुराहट इस बात का प्रमाण है। ये खुशी कब तक कायम रहती है ये तो नहीं पता, क्योंकि राधा अम्मा खुद भी अभी कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं। आज 2 कदम चलने के लिए भी इन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और जिस भवन में ये अनाथ आश्रम चल रहा है वो भी किराए का है। ऐसी तमाम चुनौतियां आज इनके सामने हैं कि कैसे इन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित बनाया जाए। I don't know how many years I will be here. I don't know. This building gifted Rotary on lease. I don't have a own property. The mothers and aged people and aged inmates living in rented home. I have an ambition. I need a own building to stay in only one home. इन बच्चों की आंखों में पल रहे सुनहरे भविष्य के सपनों को हर हाल में पूरा करने के लिए राधा मेनन ने दिन रात एक कर दिए। ये मिसाल है उन सभी के लिए जो अल्प साधनों और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। इस वक्त मेरे साथ आप ये जो बच्चे देख रहे हैं, इन 35 बच्चों के माँ और पिता दोनों ही नहीं हैं। इनके साथ उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है राधा अम्मा के रूप में, जिनके हाथों में इनका भविष्य सुरक्षित है। सिद्धार्थ झा, संसा टीवी के लिए। और अब बात किसान सेठपाल सिंह की, जिन्होंने सहफसली को बढ़ावा दिया। किसानों की जिंदगी तो उन्होंने बदल ही दी, इसके साथ ही उनके घाटे के सौदे को फायदे का सौदा बनाया। और अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या होती है सहफसली खेती, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक के सेठपाल सिंह उन्नत खेती के माहिर हैं। उन्होंने मात्र 1 फीट पानी में सिंघाड़े की खेती में सफलता प्राप्त की है। वे खेत में सिंघाड़ा उत्पादन, कमल फूल, मत्स्य पालन, पशुपालन, सब्जी उत्पादन के साथ ही मशरूम की खेती भी करते हैं। हमने अपने एक आम धारणा है कि भाई सिंघाड़े की खेती मात्र तालाब में ही हो सकती है। हम लोगों ने एक प्लेन खेत में मात्र 1 फीट पानी में सिंघाड़े की खेती की है, और उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो उसकी है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें तालाब का रोज पानी आता है। इसके अलावा उन्होंने सहफली यानी एक साथ 2 या ज्यादा फसल के उत्पादन में भी काफी काम किया है। उन्होंने गन्ने की फसल के साथ प्याज, सौंफ, आलू, सरसों, मसूर और हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती में भी उनका काफी योगदान है। इसमें वे वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन और प्रयोग और नेटिव कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। वे सीजन में सस्ती सब्जियों को खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग कर अचार आदि का भी उत्पादन करते हैं। सेठपाल सिंह का मानना है कि किसान को अपनी आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए वे आसपास के किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। सरकार ने हाल ही में उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।
किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान कैसे लेकर आना है, किसी सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति को उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, ये पिंकी को बखूबी आता है। उनका संस्थान स्माइल फाउंडेशन सालों से ऐसे ही लोगों के लिए काम कर रहा है। इनकी कहानी जानने के लिए आपको लेकर के चलते हैं सीधे बेहद खूबसूरत शहर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर। दूर दूर तक हरे भरे पहाड़, जंगल और प्राचीन इतिहासों को समेटे ये शहर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। हर साल लाखों सैलानी आते हैं इसकी नैसर्गिक सुंदरता और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन इस चमक धमक खुशहाली के बीच भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आते हैं जिन्हें आपकी हमारी मदद की जरूरत है। पिंकी विश्वकर्मा पिछले लंबे समय से दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं जो बेघर, दिव्यांग या मानसिक रोगी हैं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ये एवरी डे हम लोग के लिए चैलेंज है, और एवरी डे हम जो भी मिलता है शौक ही होता है, क्योंकि रास्ते में ऐसा आदमी लोग मिलता है कि किसी का खोपड़ी नहीं है, वो मेंटली डिसऑर्डर होके उसका दिमाग में नहीं है कि वो इंजर्ड है, उसको फिर अभी उन लोग के लिए ऐसा प्रावधान कुछ नहीं है। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आदमी भी उतना काम उन लोग को के लिए काम नहीं करते हैं, तो उन लोग का क्या होता है, वो घाव जो होता है सड़ के वहाँ से कीड़े मकोड़े ऐसा निकल जाते हैं, फिर भी वो रास्ते में होते हैं। उन लोग को हम लोग के नज़र में वो लोग देखेंगे तो हम उनसे काम करते हैं। ऐसा शौकीन बहुत हम लोग के बार बार हम लोग देख, किसी का पैर सड़ गया है, वहाँ से कीड़े निकल रहे हैं, किसी का सर सड़ गया है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा बहुत होता है। पिंकी विश्वकर्मा की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। इन्होंने भी अपने घर में इस दर्द को झेला है। इनकी कहानी भी कम भयावह नहीं है। अपने मन की पीड़ा बताते हुए आज भी पिंकी की आंखें नम हो जाती हैं। जो मैंने यहाँ से लिया है, हेडन हॉल से लिया है, जिस अभी मैं मकाम में हूँ, तो मैं ये उन लोग को, ये सोसाइटी को देना चाहती हूँ। वो एक रीज़न है। और दूसरा, मेरा मम्मी का मेंटली प्रॉब्लम था, वो साल में 2 बार उनको मेंटली अटैक आता था, और साल में वो न जाने कहाँ पर घूमती रहती थी, उसको पता ही नहीं चलता था। टोटली वो घर से वो बेघर हो जाते थे। वो कभी सिक्किम में, कभी सिलीगुड़ी में, कभी रास्ते में सोती थी, कभी क्या होता था। तो वो जब उसका दिमाग फिर ठीक होने लगता था, तो फिर वो बैक होके यहीं पर हेडन हॉल में आके और घर में आके वो ठीक हो जाती थी। तो उस वक्त मेंटली चैलेंज का जो ट्रीटमेंट वगैरह होता था वो कुछ नहीं हम लोग को मालूम था, वो अवेयरनेस नहीं था। हम लोग सोचते थे कि वो एक बैड स्पिरिट उन पे आया है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो ट्रीटमेंट ना मिलने के वजह से हम लोग का लाइफ बहुत स्ट्रगल में हुआ है। अपने संस्थान स्माइल फाउंडेशन के जरिए पिंकी की यही कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चेहरों पर मुस्कान बिखेरी जा सके। पिंकी
पिंकी को अक्सर दार्जिलिंग की सड़कों पर जरूरतमंद बेसहारा लोगों की मदद करते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कोविड के समय में भी इन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। पिंकी मानते हैं कि इस काम में चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जज्बा जब मानव सेवा का हो तो कठिनाइयां भी बौने लगने लगती हैं। ये हम लोग के दार्जिलिंग में बहुत कुछ नहीं है, लाइक मेंटल असाइलम नहीं है। नंबर 1, यहाँ पर जो रास्ते में आदमी लोग है, होमलेस है, उनके लिए ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रबंध नहीं है। शायद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब जितना भी रास्ते में होमलेस आदमी लोग हैं जो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उन लोग को हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर रह नहीं पाते। हम लोग हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, हम डे टू डे वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दवाई वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उन लोग के लिए वहाँ पर रहकर हम लोग उन लोग के केयर नहीं कर सकते। लेकिन उनका हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, उन लोग के लिए उन लोग को केयर मिलना चाहिए, उन लोग को स्पेशल केयर मिले। वो प्रबंध नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं कि उन लोग को स्पेशल केयर मिले, स्पेशल वार्ड हो उनके लिए, होमलेस के लिए स्पेशल वार्ड हो, स्पेशल वहाँ के लिए केयर हो, और उन लोग के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जाते हैं, होमलेस बोलने से भगा देते हैं, ऐसा हो रहा है, और जहाँ भी शायद ऐसा ही होगा, और उन लोग का अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं होता है। सेकेंडली, मेंटल असाइलम नहीं है, ये हिल्स में कहीं भी नहीं है। हम लोग को इतना इसमें काम में हम लोग को दिक्कत आता है। एक तो मेंटल हम ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, दार्जिलिंग में तो नहीं है। सिलीगुड़ी में एक मेडिकल, वो वहाँ भी केयर के लिए उतना स्पेशल केयर नहीं मिलता है उन लोग को। मणिपाल एक हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल है सिक्किम मणिपाल, जहाँ पर मेंटली ट्रीटमेंट 20 to 30 डेज़ के लिए ट्रीटमेंट होता है। वही हम लोग के लिए एक है, वहाँ पर ले जाते हैं, ट्रीटमेंट करके वापस लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई होम शेल्टर होम ढूंढ के वहाँ पर डाल देते हैं। पिंकी विश्वकर्मा आज सामाजिक कार्य करने की चाह रखने वाले हर युवा का वो आदर्श हैं जो गरीब, जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। साल 2004 की बात है, जब अंबाला में कुष्ठ रोगियों को मतदान करने से रोका गया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने सकारात्मक तौर से इसको नोटिस भी किया था, लेकिन ये बात प्रेम सिंह के दिल में लग गई और तब से वो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 71 साल के प्रेम सिंह सामूहिक तौर से कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास करवाने का काम कर रहे हैं। उनका पूरा सफ़र कैसा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए प्रेम सिंह ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने न कभी कोई सरकारी सहायता ली और न ही ऐसा कभी सोचा। इसके उलट अपनी ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड के करीब 25 लाख रुपए भी कुष्ठ रोगियों के इलाज में खर्च कर दिए। यहां तक कि पत्नी के गहने तक बेच दिए। पंजाब में प्रेम सिंह कुष्ठ रोगियों के सामूहिक रूप से पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्य में वो 30 सालों से जुटे हुए हैं। लेप्रेसी वेलफेयर मिशन के फाउंडर के तौर पर काम कर रहे प्रेम सिंह कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए जी जान से लगे हैं। मैं पिछले 32 सालों से कुष्ठ रोग के एलिमिनेशन के लिए और कुष्ठ रोगियों की कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के लिए काम करता हूं। तो मैं कुष्ठ रोगियों को समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मेरा मेन काम है। कुष्ठ रोगियों को बहुत ही प्रोत्साहन देना पड़ता है, क्योंकि कुष्ठ रोग जो रोगी हैं जो उसको शहर से निकाल दिया गया है, उसको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मेरा यह काम कर रहा हूं मैं।
अन्य राज्यों से आने वाली लेबर में शामिल लोग कुष्ठ रोग के अधिक शिकार होते हैं। बीमारी और इसके इलाज को लेकर जागरूकता की कमी की वजह से इसका फैलाव हुआ। उन्होंने अब तक 350 कुष्ठ रोगियों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया है। केंद्र सरकार ने प्रेम सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। नेपाल के धारचूला जिले में बिरमा कुंवर पिछले 1 साल से ऐसा साहसिक काम कर रही हैं जिसको सुनकर आपको भी उन पर गर्व होगा। धारचूला पर्वतीय इलाका बेहद खतरनाक है, लेकिन वो उस पर चढ़ती हैं। वजह आप जानिए, क्योंकि ये वजह जानने से हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद उसी जज्बे के साथ कर पाएँ जिसी जज्बे के साथ बिरमा कुंवर लोगों के साथ अडिग हैं। धारचूला पर्वतीय क्षेत्र और रास्ता बेहद दुर्गम है। वहां मौजूद लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देना कोई हंसी का खेल नहीं। थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आपकी जान चली जाएगी। ऐसे में सोचिए बिरमा कुंवर किस तरह इंजेक्शन का भारी भरकम बोझ लादकर इस दुर्गम इलाके में पहुंचती होंगी और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। वो चाहती तो इस काम से इनकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को मंजूर किया और पश्चिमी नेपाल के धारचूला जिले के एक ऐसे दुर्गम इलाके को चुना जहां साल 2 साल में भी कोई नहीं जाता। लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। मॉनसून में जाना मौत को दावत देना है, लेकिन इनके लिए ये सिर्फ काम नहीं है बल्कि उनका फर्ज है जो लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचाएगा। बदलाव के नायक की इस खास कड़ी में आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ ऐसे ही प्रेरणा से भरी कहानियों के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।